Now, today we'll start with a new term, that is momentum. Now, what is momentum? Momentum को P से present करते हैं and it is the product of mass and velocity. Momentum is basically the product of mass and velocity of an object. Momentum is presented as P, mass is presented as m and velocity is presented as v. velocity एक्चुअली अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो u से प्रेजेंट करोगे, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो v से प्रेजेंट करोगे. इट डिपेंड्स, वी आर कैलकुलेटिंग द इनिशियल मोमेंटम और द फाइनल मोमेंटम. सो बेसिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है that now there comes a question in our mind that what is the need of momentum? Why do we need a new quantity, that is momentum? Basically, suppose there is an object A and another object B. दो अलग अलग objects हैं and both are moving with different velocities. इसका मास है ma, इसका मास है mb, इसकी वेलोसिटी है ua, इसकी वेलोसिटी है ub. इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने. अब ये सपोज किसी चीज़ से जाकर टकरा जाते हैं, सपोज एक ट्री से जाकर टकरा जाते हैं, तो किस केस में इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा? फोर्स का इम्पैक्ट किस केस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जब ये किसी चीज़ से जाकर टकराएंगे तो दे विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट. तो बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स किस में ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी मोमेंटम की. तो हम इन दोनों के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे. जिसका मोमेंटम ज़्यादा आया उसका इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन ज़्यादा आएगा और जिसका मोमेंटम कम आया उसका इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन कम आएगा. तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है, बिकॉज अगर मान लो कोई सेम ऑब्जेक्ट्स हैं ए और ये दोनों का मास सेम है ma, एक चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड की या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब हम कह सकते हैं कि भाई अगर कार भी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और वो किसी चीज़ से जाकर टकराती है तो नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, है ना. क्योंकि इस केस में दोनों का मास क्या था? सेम. तब हम कंपेयर कर सकते थे कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो जब किसी वॉल से या किसी पेड़ से जाकर टकराएगी तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा. बट अगर दोनों का मास भी अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग है, तब हमें कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है इम्पैक्ट को. इसलिए हमने क्वांटिटी बनाई मोमेंटम. क्योंकि अगर मान लो अब हम ले लेते हैं कि दोनों ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, एक का मास है 50 kg, दूसरे का मास है 100 kg, तो भी हम बता सकते हैं कि अब दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ऑब्वियसली हैवियर ऑब्जेक्ट जब टकराएगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. तो कंपेयर करने के लिए या तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए या दोनों का मास सेम होना चाहिए, तब तो हम कंपेयर कर सकते थे इजीली. बट अगर दोनों का मास भी सेम नहीं है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम नहीं है, अब ये किसी चीज़ से जाकर टकराते हैं और हम उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं. फॉर दैट वी नीड अ टर्म दैट इज मोमेंटम. सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. I hope it is very clear that what is momentum and what is actually the significance of momentum. Momentum को P से present करते हैं and it is the product of mass and velocity. Now
व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी, आपको पता है हम रट्टा नहीं मारते, हम डिराइव कर लेते हैं, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मोमेंटम की यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. नाउ momentum is mass and velocity. As I already told you, first case, if mass is constant, मतलब मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास सेम है, हमने मास को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर दिया. अगर मास कांस्टेंट है तो आपको पता है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मोमेंटम वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने सामने होते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा. जैसे मैंने अभी ये वाला केस किया था कि अगर दोनों ही 100 kgs की कार है, एक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और एक 100 मीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो जब किसी चीज़ से टकराएगी तो इम्पैक्ट क्या आएगा, ज़्यादा. तो अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इफ मास इज कांस्टेंट then momentum is directly proportional to velocity. Higher the velocity, higher is the momentum. Lower the velocity, lower is the momentum. Secondly, if velocity is constant, we can take second case that now if वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, दो कार्स हैं सेम वेलोसिटी से जा रही हैं. नाउ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना. अगर ये कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास. मतलब हैवियर ट्रक है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, कोई लाइटर कार है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम. हैवियर द ऑब्जेक्ट, हायर इज द मोमेंटम, लेस हैवियर इज द ऑब्जेक्ट, लाइटर द ऑब्जेक्ट, लेसर इज द मोमेंटम. सो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन अगर मास कम होगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा. सो ये हमारी दो एप्लीकेशंस या नोट्स की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग द मोमेंटम. एंड एज आई टोल्ड यू, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल मोमेंटम, सो इनिशियल मोमेंटम को समटाइम्स हम पी के नीचे छोटा सा आई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी के फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल मोमेंटम, सो दैट विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास, ऑब्वियसली इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इट विल बी ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड ग्राफ. एंड अगर हम मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा. इसमें मास कांस्टेंट होगा और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि मोमेंटम मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मोमेंटम वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नाउ वी कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. First law of motion basically defines the force. First law of motion force को define करती है, that force is the quantity that is used to push or pull on an object
and if there will be no force, the state of rest or state of motion of an object will not be changed. So in order to change the state of an object, we have to apply a quantity and that quantity is called as force. उसी quantity को हम क्या बोलते हैं? फोर्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस तरह से इनडायरेक्टली बेसिकली फोर्स को डिफाइन करता है. एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करता है, बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स applied by an object is directly proportional to the rate of change of momentum of an object. सब क्रिकेट देखते हैं, सबको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज है. एक बॉल जो बहुत स्पीड से आ रही होती है, अगर वो किसी पर्सन के किसी बॉडी पार्ट पर लग जाती है तो वो बॉल क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है. अगर बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है तो ज़्यादा चोट लगेगी, बॉल स्लोली आ रही है तो चोट कम लगेगी. हैवियर बॉल है तो चोट ज़्यादा लगेगी, लाइटर बॉल है तो चोट कम लगेगी. तो बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड जो जो हमने लिखा है बस हम उसको मैथमेटिकली अप्लाई करते जाएंगे. भाई फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली मतलब ऊपर, प्रोपोर्शनैलिटी का यही साइन होता है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum of an object. I have explained you many times that rate का मतलब होता है पर यूनिट टाइम. जब हम ये निकालते हैं एक सेकंड में कितना, तब हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं रेट. और एक पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड. और इन 1 सेकेंड निकालने के लिए हमें टाइम से क्या करना पड़ेगा? किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड, बिकॉज रेट मतलब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब इन 1 सेकेंड. एंड टू फाइंड आउट एनी क्वांटिटी इन 1 सेकेंड वी हैव टू डिवाइड दैट क्वांटिटी बाय टोटल टाइम, ऑब्वियसली, है ना. तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change of momentum by time. रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. इज इट क्लियर टू ऑल? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम. नाउ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ये अभी हमने पढ़ा था. Change of momentum, you know, momentum is mass into velocity. तो फिर change of momentum क्या हो जाएगा बेटा? mass into change of velocity. change of momentum क्या हो जाएगा? mass into change of velocity. So force is change of momentum की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? भाई मास में तो चेंज आता नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं ना. कार चलते चलते कार की वेलोसिटी बदलेगी ना, मास तो नहीं बदलेगा ना. तो अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो उसके वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से होगा, ना कि उसके मास में चेंज आने की वजह से होगा. सो फोर्स को हम लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम. लिख सकते हैं ना. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट था इसलिए डिवाइड में क्या चल रहा था? टाइम.
You can take the screenshot. I'll rub this now. Now, force is presented as F, mass is presented as M, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू. सबको पता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t. देखो डिवीजन में 2 इंटू 3/2, आप इसको 2/2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3/2 भी लिख सकते हो, या 2 इंटू 3/2 भी लिख सकते हो. एक ही बात है ना, डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो सिमिलरली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V माइनस यू बाई टी. इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकती हूँ, एक ही बात है. All of us know that acceleration is equals to v minus u upon t. v minus u by t क्या होता है? Acceleration. So F is directly proportional to m into v minus u by t. क्या हो गया? Acceleration. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है, इक्वल का साइन लगाया जाता है, देयर कम्स अ कांस्टेंट, बट दिस टाइम दिस कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू 1. सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिकम्स F इज इक्वल्स टू m इंटू a. एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम फोर्स का फॉर्मूला ये भी यूज़ करते हैं एंड हम फोर्स का फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं. तो बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फोर्स, मास हैज यूनिट kg, acceleration has unit meter per second square. So accordingly the unit of force should be kg meter per second square. Yes, it is kg meter per second square. Basically 1 kg meter per second square को ही हम क्या कह देते हैं? 1 न्यूटन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्योंकि फोर्स, लॉज ऑफ मोशन ये सब किसने दिया था? न्यूटन ने. सो फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन के नाम पर रख दी, दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन. सो वी कैन से दैट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एंड we'll use both the formulas. F is equals to m into a and F is equals to m into v minus u by t for force. and चेंज इन मोमेंटम की बात करें, या जैसे मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, एंड अगर चेंज इन मोमेंटम की बात होती है तो दैट विल बी m इंटू वी माइनस यू ना, m इंटू वी माइनस यू. t थोड़े आएगा, t तो तब आता है ना जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली चेंज इन मोमेंटम, it will be m into v minus u. A force of 5 Newton gives a mass m1. We have an object 1. This is object 1. Suppose this is the object. And its mass is m1. जब इस object 1 जिसका मास m1 है, इस पर कितनी फोर्स लगती है? 5 न्यूटन. एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 न्यूटन फोर्स गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जब ये 5 न्यूटन फोर्स इस मास m1 पर लगती है तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है? 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। नाउ एंड अ मास m2, देखो कॉमा ही चल रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स दिस एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस, मतलब यही 5 न्यूटन फोर्स, इसका मतलब है फोर्स चेंज नहीं हुई, यही 5 न्यूटन फोर्स जब किसी और ऑब्जेक्ट पर लगती है जिसका मास है m2, इस पर भी फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन। Now the acceleration produced in it is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, वुड इट मतलब यही 5 न्यूटन फोर्स, वुड इट गिव if both the masses were tied together? Now what we do, we tie the two objects. This is object 1 and this is object 2. This is object 1, this is object 2 and we have tied them together. हमने दोनों को बांध दिया। Now it's a single object, you can say object 3, मिलकर अब ये नया ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट 3। उस पर भी फोर्स कितनी लग रही है, इट मतलब वही 5 न्यूटन। अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को टाई कर दिया एंड आफ्टर टाइम वी आर अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन दिस, इस पर भी वही हम सेम फोर्स लगा रहे हैं। नाउ इस पर एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ मैंने क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप इजीली कर सकते हो। सी you have F1, you have A1, you can easily calculate M1. Force is equals to mass into acceleration, so mass will be force by acceleration, so mass will be 5 by 10, that is 1/2, that is 0.5 kg। मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 0.5 kg। नाउ वी हैव F2, वी हैव A2, वी कैन कैलकुलेट M2। M2 क्या होगा, F2 by A2। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 5 by 20, 1/4 means 0.25 meter per second square. This is M2. Now that we have tied them together, so the mass of this third object will be mass of first object plus mass of second object, because हमने दोनों को tie up कर दिया। So 0.5 plus 0.25, the mass now comes out to be 0.75 kg. We have the mass, we have the force, and we have to calculate the acceleration now. Now we have to calculate the acceleration. So force is equals to mass into acceleration. Acceleration will be equal to force by mass. Force again 5 न्यूटन है, मास कितना है दिस टाइम, 0.75। डेसिमल हटाया, जीरोज आ गए। It is 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट इन डेसिमल्स। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन आ गई कब, जब हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई आफ्टर टाइंग द टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, उस पर कितनी फोर्स। द एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? यू नो, जब एक फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो he somehow moves his hand like this. वो दूर तक अपने हैंड को ऐसे पीछे लेकर जाता है. डायरेक्टली ऐसे कैच जनरली कम ही करते हैं क्रिकेटर्स, ऐसे कैच करते हैं. बेसिकली आपको पता है वो बॉल बहुत स्पीड से फील्डर की तरफ आ रही है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और मास भी अच्छा खासा होता है. अगर वो बॉल को इमीडिएटली रोक देगा तो आप देखो बॉल का एक तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है. यू नो, बॉल जितनी भी स्पीड से आ रही है 100-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, सडनली वो बॉल को रोक रहा है, यानी वो रोक कर बॉल की स्पीड को कितना कर रहा है, 0 किलोमीटर पर आवर. तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम तो ज़्यादा ही होगा, मास भी ज़्यादा होता है. बट अगर वो इस चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम को, इस चेंज ऑफ मोमेंटम तो हो रहा है उसको तो वो बदल नहीं सकता, बट अगर वो चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम को बढ़ा दे बाय मूविंग इन हिज हैंड समथिंग लाइक दिस, वो टाइम पीरियड बढ़ा रहा है. टाइम पीरियड बढ़ा रहा है तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स उसके हैंड्स पर वाइल कैचिंग द बॉल, उसके हैंड्स पर जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट्स वाई द फील्डर मूव्स हिज हैंड लाइक दिस वाइल कैचिंग अ बॉल. दैट एथलीट्स जो होते हैं या हाई जंप लॉन्ग जंप जो करते हैं उनके नीचे, या तो आपको पता, सबने दंगल मूवी देखी है, वो मैट होती है. मैट इज़ लाइक समथिंग लाइक कुशंस टाइप होते हैं, या फिर वो मिट्टी में सैंड में करते हैं, है ना. नॉर्मल ऐसे फ्लोर पर नहीं करते, हार्ड फ्लोर पे नहीं करते. या तो वो कुशंस मैट होते हैं या फिर सैंड होते हैं जिस पर कोई भी एथलीट हो गया, वो हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया या रेसलिंग हो गई, कोई भी इस तरह से गेम्स करते हैं. रीज़न बीइंग वो उछल कर आते हैं, उनकी स्पीड, अगर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो सडनली कूद कर आ रहे हैं या बहुत स्पीड से. अगेन इन दैट केस उनका चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा से एकदम सडनली कम हो रही है, तो उनका चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. अगर वो इस चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम पीरियड को बढ़ा दे, कुशन्स आपको पता है, कुशन से उनकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी को ज़ीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज कुशन्स क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. अगर कोई हार्ड फ्लोर पे गिरेगा तो सडनली स्टॉप हो जाएगा. यही कोई कुशन होगा तो यहाँ पर आकर पहले वो दबेगा कुशन, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, है ना. तो टाइम, हम उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम को फिर से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टाइम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टाइम फॉर दैट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, कम. तो बेसिकली टाइम को बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर रहे हैं. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट टाइम को बढ़ाकर बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर रहे हैं, यानी कि हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, कम. तो दैट्स वाई उनके नीचे कुशन या मैट या मतलब सैंड होती है, ताकि वो सीधा हार्ड फ्लोर पर अगर वो जंप करेंगे तो उनको फोर्स, यानी उनको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. टू अवॉइड दिस वहाँ पर मैट्स या कुशन या सैंड होती है. प्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ. एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में दैट यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट, या एक्सप्लेन करो या इलस्ट्रेट करो या प्रूफ करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. यू नो दैट अकॉर्डिंग टू second law of motion, force is equal to mass into acceleration.
इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाती है, इफ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन LHS ज़ीरो है तो मतलब ये m इंटू ए ज़ीरो होगा. नाउ मास कैन नेवर बी ज़ीरो, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर मास ज़ीरो नहीं हो सकता, दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, ये नंबर ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही ज़ीरो होगा, तभी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आएगा. इफ़ वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो, बट मास कभी ज़ीरो हो नहीं सकता. दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो. एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय टी. एक्सेलरेशन इज ज़ीरो मीन्स v माइनस यू बाय टी इज़ ज़ीरो. t को उधर ले जाओ, ज़ीरो इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू. ज़ीरो इंटू टी विल बी ज़ीरो, दैट इज v माइनस यू. दिस माइनस यू उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस u. सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? सेम. कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. दैट मीन्स इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है? कि बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगाई गई तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम. मतलब अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रुका हुआ था यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो फाइनली भी वो रुका ही रहेगा यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ज़ीरो. अगर इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फाइनली भी वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा. कब? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ज़ीरो. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. तो यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, दैट एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, उसकी स्पीड भी नहीं चेंज होगी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहेगी? सेम. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो मतलब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली वी रीच्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we have proved that first law of motion is correct. Yes, this may come in exam. बिल्कुल ये एग्ज़ाम में आ सकता है और एग्ज़ाम में आता है कई बार ये क्वेश्चन. फाइव, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30. इट्स लाइक दिस. जब भी ग्राफ ऐसे नीचे आने वाला ग्राफ होता है ना, इसका मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अगर कभी भी वीटी ग्राफ ऐसे आ रहा है इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट मीन्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन इज देयर. दिस इज ग्राफ. We have to calculate the time in which it stops. कितनी देर में वो रुका. The negative acceleration produced in it. Negative acceleration कितनी लगी? Third, the positive फोर्स एक्टिंग ऑन द मार्बल, कि मार्बल पर
पॉजिटिव फोर्स कितनी लग रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टू स्टॉप. देखो, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड. यानी जब टाइम 0 था तो वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था. आफ्टर 25 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. इस पॉइंट पर मैंने कई बारी ग्राफ में आपको समझाया है, एट दिस पॉइंट, लेट अस दिस पॉइंट ए, टाइम कितना है 25 सेकेंड्स, बट इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, 0. इसका मतलब उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लग गया, 25 सेकेंड. टाइम इन विच इट स्टॉप्स 0 से 25 सेकेंड्स, मतलब उसको कितना टाइम लग गया स्टॉप होने में, 25 सेकेंड्स. सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है नेगेटिव एक्सिलरेशन. ए इज v माइनस यू बाय टी. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0. स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी उसकी, 30. कितने टाइम में, 25 सेकेंड्स में, है ना. 25 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. शुरू कहाँ से हुआ था, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. वेलोसिटी 0 कितने टाइम में हुई है, 25 सेकेंड्स में. तो v माइनस यू बाय टी, माइनस 30 बाय 25 माइनस 6 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, माइनस 6 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पॉजिटिव फोर्स, देखो अब उस पर फोर्स कितनी लग रही है. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है, अच्छा ऑब्जेक्ट का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज 50 ग्राम. द मास ऑफ मार्बल इज 50 grams. We have to convert it into kilograms, so that will be 50 by 1000, 0.05 kg. Mass is 0.05 kg. Acceleration is minus 6 by 5. इस पॉजिटिव फोर्स को हटा दो. फोर्स ऑब्वियसली अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो फोर्स भी नेगेटिव ही आएगी. सो मास इनटू एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, इट विल बी 0.06 न्यूटन. माइनस में आया, फोर्स इज माइनस 0.06 न्यूटन. ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स, कि कितनी फोर्स लगी उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. Now in this class we have done second law of motion, its applications, momentum, numericals and all. In the next class we'll do third law of motion and the law of conservation of momentum. तो hopefully next class में ये chapter हमारा complete हो जाएगा, that is the third law of motion and the law of conservation of momentum. I hope this is very clear to you. I end this session now.